नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेस में। आज हम इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले। मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करा दी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और ऐसा होता है कि अगर हम एक सीक्वेंस में चीज़ों को याद करें तो हमें याद रखने में भी ईजी रहता है। मान लीजिए आप किसी जगह जाते हैं, वहाँ बहुत ही गंदगी है तो आपका वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, अगर रहने को बोले तो रहने का मन नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारे माइंड का भी होता है, अगर हम एक सीक्वेंस में चीज़ें याद करेंगे तो हमें याद करने में ईजी रहेगा और उन चीज़ों को हम रिटेन भी कर सकते हैं। अगर आप हर कहीं सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी इस बुक से, कभी उस बुक से, कभी यूट्यूब से, तो आपको चीज़ें याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हमारा माइंड तो ऐसे ही वर्क करता है, अगर एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज चीज़ें हों माइंड में तो वो जल्दी याद भी होगी और आपके माइंड में रिटेन भी रहेगी। तो उसी तरह मैं वीडियोस जो भी बनाता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स बना रखे हैं, वो एक सीक्वेंस में बना रखे हैं ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखना। बाकी हम आज पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो मैं आपको अब ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थी, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, और उनके संस्थापक बताऊंगा कि किन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था और कब किया था। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे विलियम जोन्स। तो मैंने आपको बताया था जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके टाइम पे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी वो फॉर्म की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। और मोटिव क्या था इसे फॉर्म करने का? जो आर्ट, कल्चर, साइंस होता है उसे प्रिजर्व करना था, उसके ऊपर रिसर्च करनी थी। तो इसलिए इस जो सोसाइटी है उसको फॉर्म किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये 1784 में फॉर्म की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। सेकंड देखते हैं हम, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। तो पीछे हमने इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जो सती मूवमेंट थी उसको फिनिश करने में, उसे ख़त्म करने में इन्होंने, जो विलियम बेंटिक थे, उनकी हेल्प की थी। तो कब ख़त्म किया था सती प्रथा को? 1829 में। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने 1829 में फिनिश किया था। किसके साथ मिलके? विलियम बेंटिक। तो आत्मीय सभा के जो फाउंडर थे वो कौन थे? राजा राममोहन रॉय। तो ये नाम याद रखना है आपने और डेट भी याद रखनी है कब उन्होंने फॉर्म की थी, 1815 में। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? हेनरी लुई विवियन डोरोजियो। ठीक है, तो इनके द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या होता है, इन्होंने जो भारतीय थे उन्हें राजनीति में रुचि दिखाने में प्रेरित किया था, जो युवा बंगाल आंदोलन था। तो ये चलाया किसके द्वारा गया था? हेनरी लुई विवियन डोरोजियो। नेक्स्ट है ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज है ये 1828 में फॉर्म किया था। किसने? राजा राममोहन रॉय ने किया था। तो राजा राममोहन रॉय ने 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। तो ये दोनों याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे इनमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, जो आपकी संस्थाएं किसने फॉर्म करी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद करना है। तत्वबोधिनी सभा। जो तत्वबोधिनी सभा है ये देवेंद्रनाथ ठाकुर ने फॉर्म की। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने फॉर्म की। इसमें डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस याद रखना है कि तत्वबोधिनी सभा किसने फॉर्म की है? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। फिर है सत्यशोधक समाज। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि सत्यशोधक जो समाज है ये किसने फॉर्म किया है, कौन इसके संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर है आर्य समाज। जो आर्य समाज है इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मूलशंकर। तो ये भी याद करना है आपने, कभी कभार पूछ लेता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? तो वो था मूलशंकर। और इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज के। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदास। ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है, गो बैक टू वेदास। तो ये स्लोगन दिया था इन्होंने, गो बैक टू वेदास। तो ये भी आप याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में कि गो बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया? तो ये दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज जो के संस्थापक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी ये 1875 में फॉर्म हुई थी, और किसने की थी? मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अल्टाग। ठीक है, अल्काट। तो मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अल्काट ने थियोसोफिकल सोसाइटी थी वो फॉर्म की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी ये,
1875 में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब फॉर्म की थी? 1885 में फॉर्म हुई थी। बॉम्बे में फॉर्म की थी किसने? ए.यू. ह्यूम ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कौन है? ए.यू. ह्यूम। फिर है वेलूर मठ, वेलूर मठ है, ये 1887 में फॉर्म की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। तो जो मैं आपको ये सारे नाम बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, नहीं याद आप एक बारी में तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़े यूनिक यूनिक नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे अपने आप ही चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी। बाकी जो मैंने लेक्चर्स मैंने ये 4 पार्ट में लेक्चर बनाए हैं हिस्ट्री के, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी वीडियो में तो हम देख ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें क्या हैं। तो वेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र नाथ। फिर है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन ये किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने वेलूर मठ था उसके संस्थापक थे, और रामकृष्ण मिशन के भी, जो कि इन्होंने 1897 में फॉर्म किया था। फिर है अभिनव भारत संस्था। जो अभिनव भारत संस्था थी, ये इसके जो फाउंडर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसके फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और कब फॉर्म की थी इन्होंने? 1905 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखी कि 1906 में फॉर्म हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में फॉर्म हुई थी। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। और किसने फॉर्म की थी? आगा खां एवं सलीम उल्लाह। तो आगा खां और सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग को फॉर्म कब किया था? 1906 में ढाका में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। फिर है गदर पार्टी, ये 1913 में फॉर्म हुई थी लाला हरदयाल द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी कहाँ की थी? ये की थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे, और कहाँ फॉर्म की थी? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो 1913 में इन्होंने फॉर्म की थी। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के फाउंडर हैं मदन मोहन मौलविया। ठीक है, हिंदू महासभा के फाउंडर हैं मदन मोहन मौलविया। 1915 में इन्होंने फॉर्म की थी। फिर होम रूल लीग, ये भी हमने पढ़ा था, 1916 में फॉर्म की थी। पहले तो तिलक ने की थी, उसके बाद एनी बेसेंट ने। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इसकी डेट आपने याद रखनी, ये डेट पूछ ली गई एग्जाम में कई बार कि स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई, तो आपका आंसर होगा 1923। और पूछ ले किसने की, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS कब फॉर्म हुआ था? 1925 में, डेट याद रखना। और किसने फॉर्म किया था? डॉक्टर हेजवर। तो डॉक्टर हेजवर ने फॉर्म किया था 1925 में RSS। ये भी आपने याद रखना है, RSS कब फॉर्म हुआ? 1925 में। फिर है खुदाई खिदमतगर, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ये खुदाई खिदमतगर होगा। तो ये कब फॉर्म हुआ था? 1930 में। और किसने किया था? अब्दुल गफर खान ने। और अब्दुल गफर खान ने एक और नाम से जाना जाता है फ्रंटियर गांधी। ये भी आप याद रखना कि फ्रंटियर गांधी किसे बोलते थे? अब्दुल गफर खान को। तो खुदाई खिदमतगर की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफर खान ने। फिर है हरिजन सेवक संघ, ये फॉर्म की थी महात्मा गांधी ने। कब? 1932 में। इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी जी ने फॉर्म की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का तो मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर में कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक थी वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की थी। आज़ाद हिंद फौज ये 1942 में रास बिहारी बोस ने फॉर्म की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज। फिर एक आज़ाद हिंद सरकार है, ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की थी। तो ये कुछ संस्थाएं थी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी जो चलाई गई थी, और मैंने इनके आपको डेट्स बता दी कब इन्हें इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। अब मैं आपको कुछ नेशनल मूवमेंट्स बताऊंगा, इंसिडेंट्स बताऊंगा हिस्ट्री से रिलेटेड, और हम वन बाय वन देखेंगे उन्हें। जैसे कि पहले हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये मैंने आपको भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए.यू. ह्यूम ने। कहाँ की थी? बॉम्बे में। तो याद रखना हमने, बम्बई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने की थी। फिर है स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन था क्यों, कब चलाया गया था? 1905 में। क्यों चलाया गया था? जो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, उसके विरुद्ध चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था।
मुस्लिम लीग अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने। कहाँ की थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। और कब की थी? 1906, डेट भी याद रखना। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। ये भी हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत सेशन था, जो कांग्रेस का सूरत सेशन था उसमें हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। तो जो कांग्रेस था वो दो दलों में स्प्लिट हो गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है, तो इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का मैंने आपको बताया कि 1916 में हुआ था। पहले तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने चलाया, फिर एनी बेसेंट ने। तो 1916 डेट याद रखना। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। डेट इसमें भी याद रखना, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। इसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और वो दोनों जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके खिलाफ फिर आंदोलन चलाते, तो मिलके चलाते। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था ये 1919 में लागू हुआ था। इसे काला कानून भी कहते थे क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ब्रिटिशर्स की मर्जी होती थी, कोई केस नहीं चलाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं, सीधा गिरफ्तार कर लेंगे। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था और बहुत सारे जो भारतीय थे वो यहाँ जलियांवाला बाग में मर गए थे। बाद में जो सरदार उधम सिंह थे उन्होंने 1940 में जो जनरल डायर थे उन्हें लंदन में जाके गोली मार दी थी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी कब फॉर्म की थी? 1920 में। ये किस लिए की थी? जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसके संबंधित इसे फॉर्म किया गया था। तो हंटर कमीशन 1920 में फॉर्म की गई थी। फिर एक खिलाफत आंदोलन। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। कब? 1919 में। और इसके जो कौन इसके लीडर थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो नाम याद रखना, शौकत अली और मोहम्मद अली इसके लीडर थे खिलाफत आंदोलन के। इसका भी मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्की के जो खलीफा थे उन्हें डिथ्रोन कर दिया था, उनकी पावर छीन ली थी, उनकी टेरिटरी छीन ली थी। तो उसी के लिए जो भारतीय मुसलमान थे वो इससे खफा हो गए थे और उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में। पहले वो सोचते थे जो मुस्लिम थे कि हमारे लिए फ़ाइट करेंगे, जैसे हिंदुओं की जो जनसंख्या वो ज़्यादा थी, मुस्लिम की कम थी, तो उनके मुस्लिम्स को लगता था उनके राइट कहीं ना कहीं छीन रहे, तो वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे और उनको उनके राइट्स दिलवाने में। मगर बाद में उन्हें पता लगता है कि जैसे उन्होंने टर्की में डिथ्रोन कर दिया वहाँ के खलीफा को, तो उन्हें पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स है उनके दोस्त नहीं। फिर जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, उन्होंने मिल के जो आंदोलन चलाया, जैसे खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम्स थे उन्होंने चलाया, नॉन कोऑपरेशन था वो इंडियंस हिंदूस ने चलाया था। फिर बाद में वो दोनों जो आंदोलन थे वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये कब चलाई थी? 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसकी प्रस्तावना पारित हुई थी। तो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी वो 1920 में चलाई गई, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, ये डेट याद रखना। फिर है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। इसमें क्या होता है, जो यूपी का गोरखपुर जिला है वहाँ पर एक थाने में जो भीड़ होती है, जो आंदोलनकारी होती है, वो आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ का थानेदार और कुछ सिपाही मर जाते हैं। तो इस घटना से नाराज़ होकर जो महात्मा गांधी होते हैं वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना। ये भी हमने अभी पढ़ा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923, डेट इंपॉर्टेंट है। किसने की? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। फिर है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में, और ये पहली बार इंडिया 1928 में आते हैं। तो साइमन कमीशन फॉर्म कब होती है? 1927 में। इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। तो 7 सदस्यीय आयोग होता है, मगर इसमें क्या होता है, सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, कोई भी इंडियन नहीं होता। तो इससे जो इंडियन लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और 1928 में प्रदर्शन भी करते हैं जब ये साइमन कमीशन आता है। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो मूवमेंट होती है वो चलाई जाती है इसके विरुद्ध। तो इसमें क्या होता है, जो लाला लाजपत राय है उसमें उन पे डंडे बरसाए जाते हैं पुलिस द्वारा, उससे वो घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। फिर है वर्दोली सत्याग्रह। ये कब हुआ? ये भी 1928 में हुआ। इसमें जो गुजरात के किसान थे
उनसे लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाता है। तो वर्दोली सत्याग्रह से कौन रिलेटेड थे, कौन से लीडर रिलेटेड थे? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछ ले कब हुआ तो 1928 में हुआ। फिर है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर जो षड्यंत्र केस था ये कब हुआ? 1929 में। इसमें भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त थे द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। तो लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करी गई, यानी पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो पूर्ण स्वराज था उसकी मांग की गई, यानी जो इंडियंस थे उन्होंने अपना खुद का रूल मांगा, खुद का जो गवर्नेंस थी वो मांगी थी 1929 में। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। तो जो सॉल्ट मूवमेंट थी वो कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 12 मार्च 1930 में और ख़त्म को हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। तो 24 दिन लगते महात्मा गांधी को इसे जो सत्याग्रह था इसको पूरा करने में। तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करा। तो इसमें क्या होता है, जो महात्मा गांधी होते हैं वो अपने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक जाते हैं और वहाँ पर जो नमक का कानून होता है उसे तोड़ते हैं और वहीं से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू होता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी 1930 में स्टार्ट हुई। मैंने आपको बताया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में और एक क्विट इंडिया मूवमेंट होती है वो 1942 में। ये तीनों याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1930 में। इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड होते हैं की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होती है। तो लंदन में होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भारतीय होते हैं उनकी मांग सुनते हैं, जो भारतीय लीडर होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। फिर होता है गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में होता है। किस किस के बीच में होता है? महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई जाती है 1930 में उसे ख़त्म करने की घोषणा भी होती है, क्योंकि जो वायसराय इरविन होते हैं वो ऐसा आश्वासन देते हैं महात्मा गांधी को कि हम आपकी सारी मांगें सुनेंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में। और कौन इसमें जो महात्मा गांधी होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें महात्मा गांधी जी पार्ट नहीं लेते हैं मगर सेकंड में लेते हैं। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो 1931 में होती है जिसमें गांधी जी भी पार्ट लेते हैं। फिर है कम्युनल अवार्ड 1932। तो कम्युनल अवार्ड 1932 में ये जो ब्रिटिश पीएम होते हैं मैकडोनाल्ड द्वारा प्रत्येक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो इसमें क्या होते हैं, जो ब्रिटिश पीएम होते हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं एससीज को, डिप्रेस क्लास को। इससे क्या होता है, महात्मा गांधी जी परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये हमें डिवाइड करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। उस समय वो यरवद्दा सेंट्रल जेल में होते हैं। तो वहाँ पर एक पैक्ट होता है, उसका नाम होता है पूना पैक्ट। तो 1932 में होता है पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। तो वो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं वो तो इसके हक में होते हैं, जो कम्युनल अवार्ड हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया डिप्रेस क्लास को, उनको भी अपना हक दिया गया कि वो भी इलेक्शन लड़ सके, उनकी रिजर्व सीट्स हो। मगर महात्मा गांधी जी सोचते हैं इससे वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हमें। तो पूना पैक्ट होता है, उसमें जो महात्मा गांधी होते हैं वो फास्ट में चले गए होते हैं, वो फास्ट टिल डेथ, वो भूख हड़ताल में चले जाते हैं यरवद्दा सेंट्रल जेल में। मगर पूना पैक्ट के बाद वो मान जाते हैं कि ठीक है चलो कम्युनल अवार्ड जो हुए हैं। तो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में। फिर है तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब होती है 1932 में। इसमें जो कांग्रेस होती है वो भाग नहीं लेती है। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। मैंने आपको बताया जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी होती है 1939 में उसको कौन फॉर्म करते हैं, सुभाष चंद्र बोस। पाकिस्तान की मांग कब होती है 1940 में। ये मुस्लिम लीग करती है। कब करती है, उनके जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें, ठीक है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग होती है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में होता है। ये वायसराय लिनलिथगो के टाइम पे होता है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ये स्टिफोर्ड क्रिप्स के टाइम पे होता है। मेन क्या था इनमें, ये था कि जो भारत था उनको डोमिनियन स्टेटस देना था, खुद का राज्य देना था। तो उसके लिए जो
फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब करने के लिए ये जो प्रस्ताव थे वो रखे गए थे, मगर जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं निकल पाता। तो फिर क्या करते हैं, महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942। इसमें वो एक स्लोगन भी देते हैं, डू और डाई का। तो महात्मा गांधी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। फिर है शिमला सम्मेलन, ये 1945 में होता है शिमला सम्मेलन। इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है, ठीक है। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। नौसेना का विद्रोह भी हो जाता है 1946 में। ये कहाँ होता है, मुंबई में INS तलवार के सैनिकों द्वारा। तो नौसेना का विद्रोह कब होता है, 1946 में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, जब इंडिया को फ्रीडम मिली तब उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ गया, तो वो कौन थे, इटली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इटली, ये ब्रिटिश पीएम थे। इन्होंने घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, आश्वासन दिया था 1946 में। फिर है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का मेन मोटिव यही था, जो इंडियंस थे उनको डोमिनेंट स्टेटस देना था, उनको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन देना था, वो खुद अपने आप को गवर्न करें। तो कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया था। फिर माउंटबेटन योजना है, ये कब हुई, 1947 में। इसमें जो वाइसराय माउंटबेटन होते हैं वो भारत का विभाजन कर देते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान में, ठीक है। तो भारत का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, मतलब भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ठीक है। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। फिर है भारतीय गणतंत्र की स्थापना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया, एनफोर्स में आया, वो आया 26 जनवरी 1950 में। ऐसे बन तो 26 नवंबर को ही गया था, मगर फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने इंडिया के, भारत के, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे भारत के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो उपाधियाँ देखेंगे किसको मिली, किसने दी। पहली है गुरुदेव। गुरुदेव किसे कहते थे, ये कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। फिर है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा गांधी बोलते हैं ना, महात्मा गांधी, तो महात्मा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर है नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, तो वो ये किसने दी थी, नेताजी की जो उपाधि थी सुभाष चंद्र बोस को, ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। फिर है देश रत्न या अजातशत्रु, ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। देश नायक बोलते थे सुभाष चंद्र बोस को, और ये उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि। राष्ट्रपिता, जो राष्ट्रपिता की उपाधि थी महात्मा गांधी को दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसा इसको बार बार याद करोगे तभी याद होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में याद हो जाएगा, थोड़ा याद करने में चीज़ों को टाइम लगता है। तो ऐसा रिवीजन करना तो अपने आप ही आपको थोड़ा याद होने लग जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो है नहीं कि मैं ट्रिक बताऊं कि याद करने की, ये तो ऐसा आप बस जितना पढ़ोगे उतना आपको याद होगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है इनको याद करने की। और मैं तो कहूँगा ट्रिक से ज़्यादा याद भी मत करना, क्योंकि जब पेपर आता है उस टाइम ट्रिक व्रिक सब निकल जाती है दिमाग से। उस टाइम अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तभी आपको याद आएगा, बाकी ट्रिक तो उस टाइम 1% भी याद नहीं आती, क्योंकि टाइम ही इतना कम होता है एग्ज़ाम में। अब आपको टाइम के साथ पेपर करना होता है, जो टाइम पे पूरा पेपर करना होता है, इतना सारा चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है, प्रेशर होता है, तो उस टाइम में जो ट्रिक्स होती है वो बहुत ही कम याद आती है। बाकी ऐसा होता है मैथ्स रीजनिंग में तो चलो मैं मान लूँगा ट्रिक्स, बाकी जीके में ऐसा है, जीके तो भाई अच्छे से पढ़ना तभी आप उसे कर पाओगे। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो वचन एवं नारे देखेंगे किसने दिए थे, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था भगत सिंह ने। दिल्ली चलो, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, ये मैंने आपको बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम दिया था। डू और डाई किसने, महात्मा गांधी ने। हे राम भी महात्मा गांधी का स्लोगन है। भारत छोड़ो, ये भी क्विट इंडिया, ये भी महात्मा गांधी का नारा है, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है पूर्ण स्वराज्य, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जब 1929 में आपको बोला जब कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी, तो जो पूर्ण स्वराज्य का जो नारा है वो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था नारा, ठीक है। फिर है वेदों की ओर लौटो, ये मैंने आपको बोला गो बैक टू वेदास, किसने बोला था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला, दयानंद सरस्वती ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय किसान, जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान किसने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति बोला था जयप्रकाश नारायण ने।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, यहाँ ठाकुर लिखा टैगोर होगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय है। फिर है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बोला था इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये बोला था लाला लाजपत राय ने। तो ये लाला लाजपत राय ने कब बोला था? जब साइमन कमीशन आई थी, उसके विरुद्ध उन्होंने 1928 में जो मूवमेंट चलाई थी, उसमें उन्हें जो सिपाही थे, पुलिस थे, उन्होंने लाठियाँ मार मार के घायल कर दिया था, बाद में मर जाते हैं। तो मरते टाइम उन्होंने यही बोला था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो देखते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स किसने लिखी थी, तो देखते हैं चलिए। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 2 फेमस न्यूज़पेपर चलाई थी। केसरी, जो केसरी थी मराठी लैंग्वेज में चलाई थी, और द मराठा थी ये अंग्रेजी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर उन्होंने चलाई थी। बाकी एक बुक भी लिखी थी गीता रहस्य, तो याद रखना आपने। केसरी और द मराठा तो याद ही रखना, ये इन्होंने फेमस न्यूज़पेपर चलाई थी। केसरी मराठी लैंग्वेज में चलाई थी और द मराठा थी अंग्रेजी लैंग्वेज में चलाई थी उन्होंने। गीता रहस्य बुक भी जो बाल गंगाधर तिलक थी उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन लिखी है, ठीक है। अरविंद घोष ने कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन लिखाई है। अब हम महात्मा गांधी की देखते हैं। महात्मा गांधी की तो इंपॉर्टेंट ही होगी ऑब्वियसली। तो महात्मा गांधी की है यंग इंडिया। यंग इंडिया इन्होंने न्यूज़पेपर चलाया था, बहुत फेमस था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बुक भी लिखी उन्होंने, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये आपको याद करनी है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब हम एनी बेसेंट की देखते हैं। एनी बेसेंट की है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। एनी बेसेंट की है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी की है, दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की थी अनहैप्पी इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी और एक न्यूज़पेपर चलाया था अल हिलाल। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक थी इन्होंने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू ने ये 2 बुक लिखी थी। वीर सावरकर ने वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर ने लिखी थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये कब लिखी थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम लिखी थी इन्होंने, ठीक है। वीर सावरकर उसके ऊपर लिखी थी इन्होंने वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने लिखी थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्र, इन्होंने लिखी थी नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण। फिर है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी थी वो थी इंडियन स्ट्रगल। तो आज का लेक्चर हमारा इतना था। मैंने आपको इंडियन कंप्लीट हिस्ट्री बता दी है। हमने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सारी कंप्लीट हिस्ट्री देख ली है इन 4 लेक्चर्स में। इन चारों लेक्चर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। तो चारों पार्ट में आपकी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अगले लेक्चर में इंडियन पॉलिटी करेंगे, तो मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा के थैंक यू।